नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित अकेडमी में। आज ये हिंदी वर्णमाला से संबंधित द्वितीय क्लास है। प्रथम क्लास लंबा होने के कारण वीडियो में उसको वहीं समाप्त करना पड़ा। ये हिंदी से संबंधित द्वितीय क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अंतस्थ या अर्ध स्वर। हिंदी में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनकी प्राकृत स्वरों के समान है, लेकिन उनमें व्यंजनों की प्राकृत भी है। ऐसी ध्वनियों को अंतस्थ या अर्ध स्वर कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा न तो व्यंजनों के उच्चारणों की भांति तालु या मूर्धा को स्पर्श करती है और न ही स्वरों के उच्चारण के समान सर्वथा अलग ही रहती है। लेकिन इनकी स्वरों के उच्चारण के समान कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए इनको व्यंजनों में रखा जाता है। इनकी स्वरों के उच्चारण के समान कोई मात्रा नहीं, इसलिए इनको व्यंजनों में रखा जाता है। ये हैं या और वाह, दोनों अंतस्थ या अर्ध स्वर होते हैं। दोस्तों, या और वाह दोनों अंतस्थ या अर्ध स्वर होते हैं। नासिक या अनुनासिक। नासिक या अनुनासिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से न निकलकर नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, उन्हें नासिक अथवा अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 5 वर्गों के अंतिम होते हैं। ये हिंदी में 5 होते हैं। या अड़, ड़ा या ड़ा या ड़ा न म, ये 5 हैं। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यंगणनम जिसको बोलते हैं, ये 5 हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर, अब अगला टॉपिक है स्वर तंत्रियों के आधार पर। व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों की गतिशीलता अलग अलग होती है। अतः स्वर तंत्रियों की गतिशीलता के कारण हिंदी व्यंजनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो पहला है वो सघोष है और दूसरा जो है अघोष है। सघोष सघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष या घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। सघोष जो होता है मित्रों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। सभी स्वरवर्ण अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और हा सघोष व्यंजन हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा सभी वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और हा सघोष या घोष व्यंजन हैं। अघोष अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सा वर्ण अघोष व्यंजन में होते हैं। अघोष जो है वह प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सा वर्ण अघोष व्यंजन होते हैं। अगला टॉपिक है प्राणत्व के आधार पर। अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अंतस्थ या वर्ण और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, पंचम और अंतस्थ वर्ण सभी अल्प प्राण होते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण। ये दोस्तों गलत हो गया है, ये वर्ण होना चाहिए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और समस्त उष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। या, रा, ला, वा अंतस्थ वर्ण व अल्प प्राण हैं। सभी स्वर अल्प प्राण वर्ण हैं। सभी स्वर भी अल्प प्राण में आते हैं।
उष्म वर्ण सा 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 हा महाप्राण वर्ण है। उष्म वर्ण जो हैं सा 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 खा सा हा वो महाप्राण वर्ण में आते हैं। अब आता है अनुनासिकता के आधार पर। मुख विवर और नासिका विवर से निकलने वाली प्रश्वास वायु के आधार पर व्यंजनों की मौखिक और नासिक या अनुनासिक भेद हैं। नासिक अथवा अनुनासिक जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्रश्वास वायु नासिका विवर से निकलती है उन्हें नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। में होते हैं, इसमें 5 अक्षर होते हैं जो नासिक होते हैं। इसको आप देख लीजिए, 5 अक्षर अनुनासिक व्यंजन हैं। लेकिन चंद्रबिंदु अर्धनासिक हैं, जैसे हंस और हंस में अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। अर्धनासिक के जो होते हैं वो चंद्रबिंदु वाले होते हैं। मौखिक जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्रश्वास वायु केवल मुख विवर से ही उत्पन्न होती है उन्हें हम मौखिक व्यंजन कहते हैं। मौखिक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्रश्वास वायु केवल मुख विवर से ही उत्पन्न होती है उन्हें मौखिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजनों को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन मौखिक व्यंजन होते हैं। नासिक व्यंजनों को छोड़कर सभी व्यंजन मौखिक व्यंजन होते हैं। अब मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर अगला टॉपिक है। हिंदी के व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियों में कभी तो दृढ़ता होती है, कभी शिथिलता और कभी मांसपेशियां समान होती हैं। इसके आधार पर हिंदी के 3 भेद किए गए हैं। पहला, दृढ़ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण समय मुख की मांसपेशियां दृढ़ होती है उन्हें दृढ़ व्यंजन कहते हैं। यथा टा भा का ढा चारों दृढ़ व्यंजन हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। टा भा का और ढा ये चारों दृढ़ व्यंजन होते हैं। अब अगला है शिथिल व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण समय मुख की मांसपेशियां शिथिल होती हैं उन्हें हम शिथिल व्यंजन कहते हैं। इसमें है का है, ना है, माँ, या, रा, ला। इसमें छा होते हैं। ये छा जो हैं शिथिल व्यंजन होते हैं। मध्यम व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां ना तो दृढ़ होती हैं और ना ही शिथिल होती हैं बल्कि समय स्थिति में रहती हैं उनको हम मध्यम व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में चा, बा, सा आदि मध्यम व्यंजन हैं। संयुक्तता के आधार पर हिंदी वर्णों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, वियुक्त या स्वतंत्र। जो व्यंजन स्वतंत्र अथवा पृथक रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें वियुक्त अथवा स्वतंत्र व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में का, चा, टा, ता, पा, मा आदि वियुक्त या स्वतंत्र व्यंजन हैं। कमल, रमन, दमन आदि वियुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त। जब दो भिन्न ध्वनियों में से एक अपूर्ण हो दूसरी पूर्ण हो तो हम दोनों मिलाकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। यथा युद्ध, चंद्र आदि संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें छ, त्र, ज्ञ, स्रा, छ प्लस का, त्र प्लस ता, त्र सा प्लस रा चारों परंपरागत संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्वित्व। जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी से पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है तब द्वित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे बच्चा, कच्चा, पक्का आदि। अब इसको उदाहरण देख सकते हैं द्वितीय व्यंजन के होते हैं। हिंदी के नवविकसित व्यंजन। ड और ढ को व्यंजन के नीचे बिंदी लगाकर ढ और ढ 2 नए व्यंजन विकसित किए गए हैं। ये हिंदी के नवविकसित व्यंजन हैं। ड और ढ को बिंदी लगाकर हिंदी को नवविकसित किया गया है। नवविकसित व्यंजनों का प्रयोग सड़क, पकड़ना, गढ़, चढ़ना आदि में किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अवश्य देख लें इसको। अवश्य देखने से है। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? वाक्य की छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध की छोटी इकाई को दोस्तों पद या शब्द कहते हैं। पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं।
अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा से होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। उच्चारण के तत्व से प्रमुख 2 हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है अयोगवाह वर्ण। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या अयोगवाह वर्ण से माना जाता है, जैसे अंग आह अयोगवाह वर्ण है। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों को स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी जाती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2 है। हिंदी भाषा में पर्याप्त दृष्टिला पार्श्विक होता है। दोस्तों, ये आज की क्लास वर्णमाला की ख़त्म हुई। ये क्लास यहीं तक थी। अब जो अगला टॉपिक चलेगा वो प्रश्नोत्तरी से होगा। धन्यवाद।